हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थॉमस स्टर्न्स एलियट। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ेंगे। उनके निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत को पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। थॉमस स्टर्न्स एलियट, टी.एस. एलियट पाश्चात्य साहित्य में आंग्ल अमेरिकी नई आलोचना के जनक के रूप में एलियट का नाम महत्वपूर्ण है। टी.एस. एलियट 20वीं सदी के महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि और आलोचक हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत, 3 सिद्धांत इन्होंने दिए, इसमें कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया। टी.एस. एलियट का जन्म 1888 ईस्वी में सेंट लुई में अमेरिका में हुआ था। इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। 1910 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। पाली एवं संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। 1915 में लंदन गए और वहीं बस गए। द वेस्टलैंड 1922 में क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका में इनको प्रसिद्धि मिली। क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि इनकी स्वयं की पत्रिका थी। द वेस्टलैंड उसमें छपी और उस द वेस्टलैंड कविता से इनको प्रसिद्धि मिली। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इनकी प्रसिद्ध कृति है। 1925 में फेवर एंड फेवर के निदेशक बने। इनके गुरु आयर बिग बैबिट और जॉर्ज संतायना थे। टी.एस. एलियट ने परंपरा की अवधारणा को व्यक्त करते हुए कहा, यदि साहित्य में परंपरा को स्थान दिया जाए तो साहित्य में आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव, जो कि सब्जेक्टिव तत्व है, कवि का व्यक्तित्व उपेक्षित हो जाता है। आत्मनिष्ठ उपेक्षित हो जाता है और साहित्य का वस्तुनिष्ठ स्वरूप ही प्रमुख होता है। जो ऑब्जेक्टिव स्वरूप होता है वो प्रमुख होता है। टी.एस. एलियट ने 19वीं शताब्दी में जो स्वच्छंदतावाद को महत्व दिया गया था, परंपरा सिद्धांत से उसके प्रति आलोचना व्यक्त की और वस्तुनिष्ठ साहित्य को प्रमुखता दी। पाश्चात्य कवियों ने 19वीं शताब्दी में जो स्वच्छंदतावाद को महत्व दिया था, उसका टी.एस. एलियट ने विरोध किया। वस्तुनिष्ठ स्वरूप को प्रमुखता देते हुए कवियों के रोमांटिसिज्म की आलोचना की। कवियों ने व्यक्तिगत भावों को और व्यक्तिगत काव्य को महत्व दिया था, जिसका कि टी.एस. एलियट ने विरोध किया है। टी.एस. एलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे। एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। कवि का कार्य निरपेक्ष होता है। इस मत से प्रभावित एलियट अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते थे, जो कि निर्वैयक्तिक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों के व्यक्तिवादिता के विरोध में हुआ। कवियों के रोमांटिसिज्म काव्य का विरोध किया है। टी.एस. एलियट की रचनाएं, काव्य कृतियाँ हैं इनकी। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915 ईस्वी में, द वेस्टलैंड 1922 में, 4 क्वार्टेट्स 1993 ईस्वी में, द ड्राई सैल्वेजेस 1941 में। इन्होंने ड्रामाज कुछ लिखे, प्लेज, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में, द फैमिली रियूनियन 1939 ईस्वी में, द कॉकटेल पार्टी 1950 में, द रॉक 1934 में। कुछ आलोचनाएं हैं। द सेक्रेड वुड 1920 में, होम्स टू जॉन ड्राइडन, द यूज ऑफ पोइट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में, फ्रंटियर्स एंड क्रिटिसिज्म 1957 ईस्वी में, सेलेक्टेड एसेज 1917 से 1932 के बीच में इन्होंने एसेज लिखे। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हेलमेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 ईस्वी में। टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कवि के व्यक्तिगत मनोभावों की विशेषता का सामान्यीकरण ही निर्वैयक्तिकता है। कवि अपनी तीव्र संवेदना एवं ग्रहण शक्ति से अन्य लोगों या समाज की अनुभूतियों को ग्रहण कर लेता है। अब ये आयत की हुई अनुभूतियाँ कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ बन जाती हैं। टी.एस. एलियट के अनुसार कवि अपनी ग्रहण क्षमता के अनुसार समाज की अनुभूतियों को ग्रहण करता है और ये आयत की हुई अनुभूतियाँ, जो ये ग्रहण की हुई अनुभूतियाँ हैं, वो कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ बन जाती हैं। अपने चिंतन द्वारा इन आयत अनुभूतियों को जब काव्य में अभिव्यक्त करता है
तब ये व्यक्तिगत न रहकर निर्वैयक्तिक हो जाती हैं। इनका सामान्यीकरण हो जाता है। कवि समाज से जो संवेदनाएं और अनुभूतियां ग्रहण करता है, उन अनुभूतियों में अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों का सम्मिश्रण कर अपने काव्य में अभिव्यक्त करता है, तो वो व्यक्तिगत न रहकर निर्वैयक्तिक हो जाती हैं। एलियट के विचारों में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। एलियट के अनुसार कार्यत्री एवं भावयत्री, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः सर्जक एवं आलोचक एक ही व्यक्ति हो सकता है। टी.एस. एलियट के अनुसार जो सर्जना करता है वो आलोचक भी हो सकता है। काव्य की रचनाएं एक निर्वैयक्तिक साधना है जिसमें कवि कलात्मक उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। जो जितनी प्रतिभावान रचना का सृजन करेगा वो उतना ही बड़ा आलोचक होगा। एलियट ने इसका अर्थ कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण बताया है। कविता के घटक तत्व विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब, प्रतीक आदि सब व्यक्ति के निजी या वैयक्तिक होते हैं। कवि जब अपनी ग्रहण शक्ति एवं तीव्र संवेदना के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वह व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक हो जाते हैं, उनका साधारणीकरण हो जाता है। एलियट के अनुसार कविता के घटक तत्व विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब, प्रतीक आदि सभी व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, निजी या वैयक्तिक होते हैं। कवि जब अपनी ग्रहण क्षमता और तीव्र संवेदना के माध्यम से समाज से विचारों को ग्रहण करता है और वो काव्य में अभिव्यक्त करता है तो वो व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक हो जाते हैं, वो निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। कवि उन ग्रहण किए हुए विचारों, अनुभवों एवं अनुभूतियों से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्तिगत न रहकर निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। एलियट ने चटनी का उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार चटनी कई तत्वों से बनती है, चटनी के सम्मिश्रण में सभी तत्व अपना स्वाद खो देते हैं और अपने स्वाद से मुक्त हो जाते हैं। चटनी में जो भी तत्व मिलाए जाते हैं वो सब मिलकर एक नया स्वाद उसमें उत्पन्न हो जाता है और सभी तत्व अपना स्वाद खो देते हैं। कला में अभिव्यक्त भाव निर्वैयक्तिक होते हैं और कवि अपने को प्रकृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्वैयक्तिक हो ही नहीं सकता। जब प्रकृति के प्रति समर्पित होता है तभी वो निर्वैयक्तिक हो पाता है। कवि मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है वरन उससे पलायन है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वो कवि जान सकते हैं कि उनमें मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या है। कवि अपने मनोभावों को व्यक्त कर पलायन करता है, उन भावनाओं से मुक्त हो जाता है और कोई कवि ही जान सकता है कि मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या है। एलियट के अनुसार कवि मनोभावों को व्यक्त कर उनसे मुक्ति पा लेता है। मुक्ति से जो अनुभूति होती है वो एक कवि ही समझ सकता है। कविता मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है वरन उससे पलायन है। जब कवि कविता में अपने मनोभावों को व्यक्त करता है तो उससे पलायन कर जाता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। कवि व्यक्तिगत की अभिव्यक्ति नहीं करता वरन वो विशिष्ट माध्यम मात्र है। कवि अपने व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करता, वो कविता करने का माध्यम मात्र है। एलियट ने प्रारंभ में स्पष्ट किया था कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती, वो उत्पन्न हो जाती है। बाद में उत्पत्ति को लेकर अपने मत में संशोधन किया। उन्होंने कहा, मैं उस समय अपनी बात का ठीक से संशोधन नहीं कर सका था। निर्वैयक्तिकता के दो स्वरूप बताए, एक वो जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए प्राकृतिक होती है, दूसरी वो जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध हो जाती है। वो कहते हैं एक तो कवि के द्वारा अपने आप उत्पन्न हो जाती है और दूसरे प्रकार की निर्वैयक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कृष्ट और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। उस प्रौढ़ कवि की तुलना प्लेटिनम के तार से करते हुए एलियट ने कहा, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम के संपर्क में आकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, किंतु इस सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेटिनम का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। प्लेटिनम के तार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उन्होंने कहा ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम के संपर्क में आते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, किंतु इस सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेटिनम का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। प्लेटिनम के तार में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार कवि के मन में अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं आती हैं और नए रूप ग्रहण होते रहते हैं, किंतु प्रौढ़ कवि का मन अप्रभावित रहता है। जैसे प्लेटिनम के तार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह से प्रौढ़ कवि के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रचनाकार जितना प्रौढ़ एवं परिपक्व होगा, उसमें स्पष्ट व्यक्तित्व का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कविता के 3 स्वर हैं। पहले स्वर में कवि केवल अपने द्वारा ही लिखता है एवं स्वयं से बात करता है या व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त करता है। कवि का प्रमुख लक्ष्य समर्पण होता है। इसमें कविता लिखी नहीं जाती, स्वयं अवतरित हो जाती है। टी.एस. एलियट के अनुसार इसमें अपने आप कविता अवतरित हो जाती है, अपने आप कवि अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर देता है। दूसरे स्वर में कवि श्रोताओं से बात करता है, जिसके अंतर्गत प्रबंध काव्य, कथा काव्य, नीति काव्य, व्यंग्य कविता आदि आते हैं। तीसरे स्वर में कवि पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बात करता है। इसके अंतर्गत नाटक आते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में चरित्रों के माध्यम से कवि बात कर रहा है। टी.एस. एलियट के अनुसार श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें तीनों स्वर समाहित हों। उन्होंने तीनों स्वरों को महत्व दिया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एलियट ने रोमांटिक कवियों के काव्य का विरोध किया। उनके अनुसार काव्य में व्यक्तिवादिता नहीं होनी चाहिए। एलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को प्रमुखता दी। पाश्चात्य जगत ने उक्त धारणाओं से अचंभित होकर इन्हें हास्यास्पद एवं स्वतः व्याघात दोष से युक्त भी घोषित किया। इस सिद्धांत को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भारतीय आचार्य भट्ट नायक के साधारणीकरण एवं अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का अनुशीलन किया है, क्योंकि ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भट्ट नायक के साधारणीकरण से और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से मिलता जुलता है। रस सिद्धांत के अंतर्गत जो बात साधारणीकरण की प्रक्रिया में कही गई है, वही बात निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है। साधारणीकरण की अवधारणा के अनुसार कवि के भाव एक व्यक्ति के भाव नहीं रहते, अपितु वे सर्वसाधारण या जनमानस के भाव में परिणत हो जाते हैं। इसीलिए कविता को प्रेम या विरह, हर्ष या विषाद, हास्य या रुदन, सर्वसाधारण के सुख दुख एवं हास्य रुदन में परिणत हो जाता है। कविता का प्रेम या विरह, हर्ष या विषाद, हास्य या रुदन सर्वसाधारण के सुख दुख एवं हास्य रुदन में परिणत हो जाता है, उसका साधारणीकरण हो जाता है। एलियट के अनुसार निर्वैयक्तिक हो जाते हैं, वो सभी भाव निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। साधारणीकरण या निर्वैयक्तिकता का उल्लेख भारतीय आचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में कर लिया था। उसकी खोज पाश्चात्य के एलियट ने 20वीं सदी में किया।